बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बताओ पहले आप, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तक जो मैंने फर्स्ट लॉ बता दिया था, वहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है। देखो, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बेटा? मैं आपको बता दूं फिर से, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने से पहले आपको समझना होगा एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, आपको समझने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने से पहले। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया बेटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 30 डिग्री है, मैंने आपको बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं बेटा। कैसे? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। तो होता क्या है कि जो हमारे 6 रेशो होते हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इनका रेशियो बताते हैं। ठीक है, बेसिकली जो वो एंगल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं बेटा, उनका काम क्या होता है कि वो इस डिग्री को, जैसे 30 डिग्री लिखा है या 60 डिग्री लिखा हुआ, इस डिग्री को ना न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू कैसे? जैसे 1, 1/2, √3/2, इस तरीके की वैल्यू में चेंज कर देते हैं। ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं लगी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो डिग्री लगी हुई है ना। तो इस तरीके की वैल्यू बेटा वो चेंज कर देते हैं। हाँ, मैंने ये बताया सूर्यांश कि हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो सेकंड ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी आप मैथमेटिक्स में जब आप आओगे तो पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है ना। इस एंगल को, जो पर्टिकुलर किसी एंगल पे, जैसे 30 डिग्री की बात है तो 30 डिग्री पर, 45 डिग्री की बात है तो 45 डिग्री पर, 60 डिग्री की बात है 60 डिग्री पर, इन पर्टिकुलर डिग्रीज पर, मतलब कोई भी डिग्री हो सकती है वो, जो ये रेशो होता है ना साइड का, P/H, ये 6 रेशो बनते हैं। देखो, पहला रेशो बना हुआ है बेटा आपका P/H, दूसरा रेशो बना हुआ है H/P, इसको उल्टा कर दिया। तीसरा रेशो बना हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, चौथा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पांचवा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, छठा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये 6 रेशो होते हैं। इन्हीं रेशियो को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम किस तरीके से लिखते हैं? साइन, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, सेकेंट, टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट, टेंजेंट के बाद लिखते हैं हम कोटेंजेंट, फिर सेकेंड, और लास्ट में कोसेकेंट। इस तरीके से 6 रेशो होते हैं। ठीक है, ये साइन, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड लॉ जो दिया था स्नेल्स ने, उन्होंने, स्नेल ने जो सेकंड लॉ के बारे में बताया था बेटा, वो ये बताया था कि अगर हम, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या काम होता है मैं फिर से बता दूं एक बार आपको।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा क्या करता है कि जो हमारी डिग्री वाली टर्म दी होती है डिग्री में, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इसको वो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर देता है, लाइक 1/2, √3/2। मतलब जैसे 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर देता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो सेकंड लॉ ऑफ वो है रिफ्रैक्शन आपका, ठीक है, वो क्या काम करता है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या कहता है कि अगर ये मान लो एयर है या कोई भी एक मीडियम है, ये मान लिया आपने ग्लास है, ठीक है, लाइट की रे आएगी, ये नॉर्मल है आपकी, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। जब रेयर से लाइट रे डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये वाला जो एंगल बनेगा बेटा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये बनेगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बनेगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्नेल ने क्या बताया, स्नेल ने कहा कि जो एंगल आई, जो एंगल आई, एंगल आई एंड एंगल आर का जो रेशियो रहेगा वो हुआ क्यों है, ऐसा हुआ क्यों है, लाइट बेंड हुई क्यों है बेटा, क्योंकि लाइट की इस मीडियम में कुछ और वेलोसिटी थी और इस मीडियम में कुछ और वेलोसिटी थी, ठीक है। लाइट की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज थी, इस मीडियम में उसकी कुछ और वेलोसिटी थी और इस मीडियम में कुछ और वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी चेंज हो गई, रेयर से जब लाइट डेंसर में आ गई, पार्टिकल ज़्यादा डेंस हैं तो लाइट की वेलोसिटी, लाइट की जो स्पीड थी वो कम हो गई, ठीक है, डाउन हो गई स्पीड। और स्पीड डाउन होने की वजह से लाइट जो वेव लेंथ, वेव की फॉर्म में चल रही थी, वो जैसे ही डाउन वाले मीडियम से टकराई, डेंसर वाले मीडियम से टकराई, तो इसकी वेव लेंथ हल्की हो गई, हल्की होने के बाद ये थोड़ी सी टर्न हो गई, ठीक है, टर्न हो गई। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में बेटा क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिला। तो उन्होंने सेकंड लॉ में बताया था कि एंगल आई अपॉन एंगल आर जो होता है वो लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में अपॉन लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में, इस मीडियम में जो भी लाइट की स्पीड होगी और इस मीडियम में जो भी लाइट की स्पीड होगी उसके इक्वल होगी। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू एंगल आई अपॉन एंगल आर, एंगल आई अपॉन एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिली, ये बात आ गई, और ये हमेशा उन्होंने कहा एक कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू कैसी रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी किन्हीं पर्टिकुलर दो मीडियम के लिए। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एयर में जो लाइट की स्पीड है और ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो चेंज होती रहे। बताओ, जो एयर में लाइट की स्पीड रहेगी वो हर जगह एयर में लाइट की स्पीड सेम रहेगी, ऐसा थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी कि पहाड़ों पे हवा, मतलब वो एक नॉर्मल एयर की बात हो रही है यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि एयर में पॉल्यूशन है या ये है, ये नॉर्मल एयर की बात हो रही है। ऐसे ही जब ग्लास की बात हो रही है तो ये नॉर्मल ग्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि अगर एयर में लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और ग्लास में लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सी बात है उन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो भी कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा कांस्टेंट रेशियो। तो यहाँ पर स्नेल ने ये लॉ दिया कि एंगल आई और एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो रहता है वो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड एंड दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है, और ये कांस्टेंट होता है, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप एंगल आई चेंज कर रहे हो, एंगल आई आपकी 60 डिग्री हो रही है, तो वहां पर आर भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, आर भी बढ़ जाएगा मान लो या कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मान लो 45 डिग्री, सपोज दैट, ठीक है। ये 30 हो गई तो ये और कम हो गया, 15 हो गया या ये 20 हो गया, तो उस अकॉर्डिंग आपके चेंज होता रहेगा, ये चेंज होगा, जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो लेकिन ये वैल्यू जो आएगी आंसर फाइनली निकल के वो कैसा आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा बेटा, कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन एक दिक्कत ये आई जब हम एंगल आई इज अपॉन एंगल आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 करते हैं, तो यहाँ पर ये होते हैं डिग्री में, ये दोनों किस में होते हैं, डिग्री में होते हैं, और ये दोनों किस में होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में होते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू में होते हैं, जैसे वेलोसिटी भाई किस में होती है, 30/20, इस तरीके से होगा, इस पर कोई डिग्री विग्री तो होती नहीं है। इधर क्या होता है, 30 डिग्री और 15 डिग्री, तो यहाँ डिग्री डिग्री होती है। तो उस कंडीशन में ये सीन हो जाता है कि अगर हमें सपोज दैट एंगल आर नहीं पता हो या एंगल आर पता हो, कुछ भी हो,
तो हम यहाँ पर ये डिग्री वाली जो रेशियो है, डिग्री वाला जो रेशियो है, वो रेशियो, डिग्री वाला बेटा जो रेशियो है, वो रेशियो न्यूमेरिक वैल्यू के रेशियो के इक्वल कैसे आ सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि डिग्री वाला रेशियो उसके न्यूमेरिक वैल्यू के रेशियो के इक्वल आ जाए। तो उन्होंने कहा हम कुछ ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट करें कि ये डिग्री जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज हो जाए। तो स्नेल्स लॉ इसीलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि स्नेल ने ही फिर इस पे और फर्दर वर्क किया और सेकंड लॉ को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा साइन साइन का अगर हम एंगल आई ले लें, यानी कि साइन वाला जो रेशियो है वो ले लें एंगल आई के साथ, और साइन एंगल आर, ठीक है। साइन क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया, साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो डिग्रीज को, जैसे 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर, उन्होंने ऐसा नहीं कि साइन की जगह कोसाइन नहीं लगाया होगा, कोसाइन भी लगा के देखा होगा, टेंजेंट भी लगा के देखा होगा, लेकिन जो V1/V2 के रेशियो से मैच कर रहा था, जो V1/V2 के रेशियो से जो भी मैच कर रहा था, वो क्या था, वो था साइन। वो क्या था बेटा, साइन, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने साइन आई और साइन आर के रेशियो को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया कि जो हमारा ये रेशियो होता है, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कैसा रहता है, कांस्टेंट। आप मुझे जरा फटाफट से बता दो बेटा कि यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बोलो बेटा। नो सर। हाँ, तो ये साइन हम उन्होंने इसलिए लगाया कि मैं फिर से बता दूं, इसको न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करना था, इसलिए उन्होंने साइन लगा के देखा, और साइन से ही ये आपका इक्वल आया, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है पर्टिकुलर दो मीडियम के लिए। अगर एयर और वाटर की बात करें तो एयर वाटर के लिए कुछ और होगा, ग्लास वाटर की बात करें तो ग्लास वाटर के लिए कुछ और होगा, एयर ग्लास की बात करें तो एयर ग्लास के लिए कुछ और होगा, लेकिन ये दो मीडियम के लिए कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। ये जो रेशियो रहता है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किन्हीं भी दो मीडियम के लिए। तो इसीलिए जो स्नेल्स लॉ है, जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, वो क्या है, देखो इधर, वो लॉ कहता है आपका, ध्यान से देखना, यही लॉ है वो आपका, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही लॉ है आपका सेकंड वाला, ठीक है, इतना। तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, देखो, द रेशियो बिटवीन, सेकंड लॉ है, द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडियम, ठीक है। ये आपका सेकंड लॉ है, द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडियम। बात क्लियर है, ठीक है। पहला लॉ आपको पता है, मैंने बताया था कल कि जो आपका नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं दोनों लॉ में? बताओ, दोनों लॉ क्लियर हो गए? यस सर। अब यहाँ पे जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी होती है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1/V2, यानी कि पहले मीडियम में लाइट की स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड, ये कैसी होती है, कांस्टेंट। ये कैसी होती है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को बोला जाता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पर्टिकुलर किन्हीं दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, ये किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहले वाले के रिस्पेक्ट में, और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मैंने लिख रखा है V1/V2, ठीक है, V1/V2, वो जब लिख रखा है जब लाइट की रे यहाँ से आई, पहले मीडियम से आई,
और दूसरे मीडियम में टर्न हो गई। तो यहाँ पर ये सेकंड मीडियम था। तो इस कंडीशन में मैं जब साइन आई अपॉन साइन आर करूंगा तो क्या लिखूंगा, V1 अपॉन V2। और ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, सेकंड मीडियम का आएगा विद रिस्पेक्ट टू 1। कौन से मीडियम के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लाइट की रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट की वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, इन दोनों वेलोसिटी का कांस्टेंट है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बता देता है कि लाइट की वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में सेकंड मीडियम में कितने फैक्टर, कितने टाइम्स फैक्टर उसका कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में हमने सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, क्योंकि लाइट फर्स्ट से सेकंड में आ रही है। अब अगर यही उल्टा हो, नीचे नाम दे दें सेकंड मीडियम और ऊपर नाम दे दें फर्स्ट मीडियम, और लाइट को नीचे से भेजें अब की बार। ठीक है, लाइट को कहाँ से भेजें बेटा, नीचे से भेजें, और ये यहाँ जाके टर्न हो जाए पहले मीडियम में। तो उस कंडीशन में हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना होगा हमें, फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, ये निकालना हो अगर आपको, ठीक है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सेकंड वाले को ऊपर रखोगे, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी को नीचे रखोगे, क्योंकि आपको पता है अब जो एंगल आई है वो ये बन चुका है एंगल आई, और ये बन चुका है एंगल आर। एक तरीके से लाइट की रे इधर से गई है, इधर से निकली है। तो उस कंडीशन में साइन आई आप ऊपर रखोगे, आई का मतलब ये वाले मीडियम की आई इंसिडेंस ये वाला, और इसी मीडियम की वेलोसिटी, दोनों को ऊपर रखा है। जब यहाँ निकाल रहे थे आप तो देखो आपने आई ऊपर वाले मीडियम की थी उसको ऊपर रखा, और वी भी ऊपर वाले मीडियम की थी उसको ऊपर रखा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप निकालोगे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेफरेंस में, तो ये लगाओगे। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, तब आप सेकंड वाले को ऊपर और फर्स्ट वाले को नीचे रखोगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं फिर से बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि लाइट की स्पीड कितनी कम हो गई है या बढ़ गई है सेकंड वाले मीडियम में जाने पर, कितने फैक्टर, कितने टाइम्स, कितने फैक्टराइज वो बढ़ गई है या कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी किसी बुक में न्यू से, इसको बोलते हैं न्यू। ये किसी किसी बुक में या बोर्ड में चलता है, बोर्ड होते हैं आईसीएससी बोर्ड में यही देखा जाता है, यूपी बोर्ड में जनरली यही देखा जाता है, लेकिन अब सीबीएसई ने इसको बना दिया एन इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे, एन बना हुआ है ये। और अगर कहीं पर लिखा है एन, तो इसका मतलब एन जी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। एन डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का। एन ए लिखा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का। ठीक है, ये सब लिखे हुए हो सकते हैं, एयर का, ग्लास का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन एक बात आप समझे, आप यहाँ पे एक बात ध्यान से सोचो बेटा, कि जब मैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, ये फर्स्ट मीडियम है सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ किसके रेफरेंस में, फर्स्ट मीडियम के रेफरेंस में। तो उस कंडीशन में जो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी किसी ना किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में ही तो होगा, ये भी किसी ना किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में तो होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो नॉर्मल लिखा हुआ होता है, जैसे कि एन डब्ल्यू, एन जी, एन ए, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मानना ये है, इसमें मतलब ये कहना है कि हम ये मान लेते हैं कि जो लाइट रे है, जो लाइट की रे है वो वैक्यूम से आ रही है। कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से। वैक्यूम से जब आ रही है, ग्लास में वैक्यूम से आ रही है, वाटर में वैक्यूम से आ रही है, एयर में। सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मीडियम जो हमारी नज़रों में है, जो हमारी नज़रों में सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मीडियम है, वो क्या है, वैक्यूम। ठीक है, वो क्या है बेटा, वैक्यूम है सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मीडियम।
तो हम ये मान लेते हैं कि सारी की सारी लाइट वहीं से आ रही है, चाहे वो ग्लास मीडियम में आ रही हो, चाहे वो वाटर में आ रही हो, चाहे वो एयर में आ रही हो। अगर हमें पर्टिकुलरली कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि वो लाइट वैक्यूम से आ रही है या एयर से आ रही है, एक ही बात है। देखो, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ एयर में लाइट की स्पीड होती है 2.998 × 10⁸ तो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आप अपनी बुक में यहाँ पर वैक्यूम की जगह एयर भी लिखा हुआ देखोगे कि लाइट हम मान लेते हैं कि एयर से कहीं से आ रही है, वो एक ही बात है। ठीक है, वैक्यूम में और लाइट उसमें एयर में लाइट की स्पीड बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। तो हम उसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, एयर वाली स्पीड कभी नहीं रखेंगे हम, हमेशा ये वाली स्पीड लेंगे बेटा 3 × 10, इससे कैलकुलेशन हमारी ईजी होगी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि वैक्यूम जो है वो सबसे रेयरेस्ट मीडियम है, वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, उससे ज़्यादा रेयर क्या हो सकता है। तो लाइट वहीं से आ रही है, ग्लास में, वाटर में और एयर में। तो इसको पढ़ते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पहली बात तो एब्सोल्यूट की कभी डिफाइन होती नहीं, लेकिन एब्सोल्यूट की डिफाइन क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट का मतलब है परम। एब्सोल्यूट मतलब उस मीडियम से रेयरेस्ट कोई मीडियम है ही नहीं, तो इसीलिए अदर मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकलेगा, ग्लास का, वाटर का, या हनी का, ग्लिसरीन का, कुछ भी, कोई सा भी मीडियम हो, दूसरा मीडियम हो, उसका जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा बेटा, तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, वो निकलेगा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब एक ही बात है। मैंने कहा ना आपसे, वैक्यूम, एयर, ये बुक्स में लिखा हुआ हो सकता है, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि वैक्यूम अलग होता है, एयर अलग है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है और एयर में 2.998 है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो वो चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वैक्यूम और एयर एक ही मान के चलना है अभी अभी तो फिलहाल के लिए। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में गिवन या कुछ ना हो। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एब्सोल्यूट RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बेटा हमेशा वैक्यूम के टर्म्स में हम देखते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखने का मतलब ये है कि अगर हम लिखेंगे NW, तो इसका मतलब होगा कि ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर हम लिखें NG, तो इसका मतलब होगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ होगा, अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा जनरली, या कुछ भी गिवन होगा, तो आप समझ जाना कि वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है ये। ठीक है, यूनिटलेस होता है, यूनिट कोई होती नहीं है। ठीक है, NW, NG इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात आती है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, जैसे मैं एक बार और निकाल के बता दूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है N=NM, मतलब M की जगह कोई भी मीडियम आप रख सकते हो, N=C/VM, N=C/VM। C यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, C की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। जो भी मीडियम आपको गिवन रखा होगा वो यहाँ पर इसकी स्पीड, और हमने लाइट की स्पीड को ऊपर रख दिया वैक्यूम में, और लाइट की स्पीड को नीचे रख दिया उस मीडियम में, और हमारे पास NM यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम उस मीडियम के लिए क्या करते हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में आएगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वैक्यूम के या एयर के ही रिस्पेक्ट में होता है बेटा, तो ये आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, C हमें पता है लाइट की स्पीड एयर में या उसमें 3 × 10⁸ होती है। V उस मीडियम में, मान लो कोई मीडियम है, ग्लास है, सपोज दैट ग्लास, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो 2 × 10⁸ होती है। ठीक है, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 2 × 10⁸ होती है।
तो अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा Ng, तो हमें यहाँ पर सिंपल सिंपल C/Vg लगा देंगे। C की वैल्यू 3 × 10⁸ और Bg की वैल्यू है 2 × 10⁸। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, यहाँ आंसर आएगा 1.5। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है बेटा, 1.5। कितना होता है, 1.5। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर जब लाइट रे जो होती है वो वैक्यूम से एयर में आती है तो वो बेंड होती है। बहुत माइनर सी बेटा, बहुत माइनर सी। देखो ना आप, स्पीड बहुत हल्की सी कम है, 0.002 001 मीटर पर सेकंड कम है, तो वो बहुत माइनर सी बैंड होती है, वो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी। मतलब इसीलिए हम एयर और वैक्यूम एक ही मान ले रहे हैं, ठीक है, अभी 10th लेवल पे। बाकी आगे के लिए मैंने आपको बता दिया कि उसमें 3 होती है, एग्जैक्ट 3 × 10⁸, और एयर में थोड़ी सी बहुत माइनर सी कम होती है। ओके सर। और बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। अब देखो, तो जब भी मैं क्वेश्चन में आपको आर आई गिवन होगा या एब्सोल्यूट आर आई गिवन होगा, एक ही बात है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको आर आई गिवन हो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, या फिर एब्सोल्यूट आर आई गिवन हो, तो एक ही बात है, ठीक है। जैसे नहीं, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये आपको फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी है। एन डब्ल्यू आपको पता है, C/V W हो जाएगा। VW आपको फाइंड आउट करनी है, NW आपको गिवन है 1.33, C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸। VW इधर आएगा, 1.33 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि VW इज इक्वल टू आएगा 3 × 10⁸/1.33, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.33 डिवाइड बाई 3, पॉइंट लगा, नहीं पॉइंट क्यों लगेगा, पहले आएगा 2 जा, ठीक है। या फिर और इसको वो कर लो, ठीक है, 3 × हाँ 2 जा ही आएगा, तो 3 × तो कितना जाएगा, 2 जा हो जाएगा ना, तो 2.66 हो जाएगा। यहाँ पे आप 10 की पावर, जो 2 पावर है वो लिख लो। फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 डिवाइड बाई जब आप 1.3 वो करोगे, 1.66, 1.33, तो ये आएगा 2.25 इंटू 10⁸ ठीक है, ये आंसर रहेगा। 10⁸ वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी लाइट की वाटर में, ठीक है बेटा। उसके बाद नॉर्मल है क्वेश्चन, ये तो कर लोगे आप लोग। अब हम बेटा जो पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर पे, वो हम देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी तो बात हो रही थी वैक्यूम की, कि कोई चीज वैक्यूम से या एयर से आ रही है और वो किसी और मीडियम में जा रही है, चाहे वो ग्लास हो सकता है, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे वो आपका ग्लिसरीन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी अदर मीडियम हो सकता है, फ्लिंट ग्लास हो सकता है। फ्लिंट ग्लास जो ऑफिस वगैरह में चलते हैं थोड़ा सा वैसे होते हैं, तो फ्लिंट ग्लास हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो तो था एब्सोल्यूट या नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह सकते थे उसको, है ना। अब जब बात आ रही है बेटा, जब लाइट एक मीडियम से, कोई मीडियम है वहां से आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, बेंड हो जा रही है, हमें नहीं पता ये मीडियम वैक्यूम है या एयर है क्या है, हमने मान लिया ये तो है आपकी वाटर। अब
और ये है मान लो आपका ग्लास, ठीक है। तो आपको पता है वाटर रेयरेस्ट रेयरर मीडियम होता है, ये डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ देखो बेंड हो गई नहीं हो गई। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। अगर इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है लाइट 1 से 2 में, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान से सुनना यहाँ पर बेटा, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पहले मीडियम के कंपैरिजन में हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम इसका अपोजिट भी निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एज कंपेयर टू या विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ये भी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही होता है कि दो अदर मीडियम कोई दिए हुए हैं। देखो एब्सोल्यूट का मतलब था वैक्यूम या एयर, मतलब वहां से लाइट आ रही है और वैक्यूम और एयर की स्पीड जो सेम होती है, इसलिए दोनों को एक ही बता दिया। वहां से लाइट आ रही है, फिर किसी भी मीडियम में पड़ रही है तो वो बेंड हो रही है लाइट, स्पीड कम होने की वजह से। तो उसको बोलेंगे हम रिलेटिव, वो सॉरी एब्सोल्यूट या फिर नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि हम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में या रिलेशन में, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में लिख लेते हैं कि रिलेटिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या फिर रिलेटिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है बेटा। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये बहुत ध्यान समझ लेना। अगर लाइट की रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है और हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हमें सेकंड वाले का निकालना है n2 किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब तीनों का एक ही होता है। मतलब समझ लो, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जनरली आप ये लिखा हुआ देखोगे, ये और ये नहीं देखोगे, ठीक है। बाकी बुक टू बुक वेरी करता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो ये होता है। अब अगर हमें इसी में लाइट कैसे भी किधर भी जा रही हो, हमें फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में। यानी कि अब की बार हमें चाहिए आर आई ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अभी मैं इसको इजी बना दूंगा, डोंट वरी। अभी आपको थोड़ी सी चीजें वैसी लग रही होंगी, लेकिन अभी फॉर्मूले वगैरह इसके मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख दूंगा तो आपको सब बेटा इजी लगेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखोगे वही रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का? फर्स्ट मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का, सॉरी फर्स्ट का किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करते हो। एब्सोल्यूट या नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट होता है n1 n2, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के, एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है तो वो रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे भी यही, यहाँ पे अपोजिट, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यहाँ पे भी सेम। तो इस कंडीशन में सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है देख लो बेटा आप,
ध्यान से देखना, हमने जब एब्सोल्यूट निकाला था, मतलब हमने सपोज दैट ग्लास का निकाला एब्सोल्यूट, तो हमने माना कि लाइट जो है वो वैक्यूम या एयर से आ रही, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर रखी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, उसको सी से ही रिप्रेजेंट करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। और नीचे रखी थी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सिंपल सी बात है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये दोनों स्पीड का ही तो सीन था, तभी तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। तो ऐसे ही अगर हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऊपर रखेंगे, और सेकंड मीडियम की स्पीड, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगी वो नीचे रखेंगे, और ये हमारा बन जाएगा यहाँ से फॉर्मूला v1/v2। मतलब अगर आपको सेकंड का निकालना है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तो v1/v2, अगर आपको फर्स्ट का निकालना है सेकंड के रिस्पेक्ट में तो बेटा v2/v1। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको नीचे रखेंगे, और दूसरे वाले को जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। जिस तरीके का ये लिखा जाता है n12 n21, तो वो उसी तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी, उनकी स्पीड जो है वो लिख दी जाती है, ठीक है बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, अगर मुझे लाइट हमारी कहीं से कहीं भी जा रही है, मान लो एक ग्लास है, ये वाटर है, तो ग्लास से अगर वाटर में जा रही है तो दूर हट जाएगी, पता है आपको, दूर हट जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये चाहिए हमें, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने इसको इससे। और अब आप क्या करोगे, VW/VG, ये फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। स्पीड दी होगी तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर अपोजिट करना हो NW/NG, ठीक है, तो यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो उस कंडीशन में वाटर में, ग्लास में हम जो स्पीड होगी लाइट की वो ऊपर रखेंगे, और वाटर में जो स्पीड होगी लाइट की वो नीचे रखेंगे, और इससे निकाल देंगे। बताओ बेटा, यहाँ तक क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। सर ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा है, कि अगर आपकी ग्लास में वेलोसिटी दी हुई है सपोज दैट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में वेलोसिटी दी है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की, तो आपको अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ये ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे, 10⁸ कट कर दोगे, इसको इसके डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड कट जाते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ये ध्यान रखना, और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, भूल जाओगे, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। तो